नमस्कार। रीट 2020 आज के इस टेस्ट पेपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न ये लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, आंगोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखें एवं श्रेष्ठ विचारकों, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। ये कथन किसका है? गॉडफ्रे का है, बिग एवं हंट का है, स्टैनली हॉल का है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ परिभाषाएं होगी जो आपको याद करनी होगी। सही उत्तर है गॉडफ्रे का। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 28%, 60%, 90%, 56%। बिल्कुल इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था के अंदर 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। अंतःदर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर, शिक्षक के अध्ययन पर, समाज के अध्ययन पर, बालकों के अध्ययन पर। मनोविज्ञान की विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक विधियाँ वो है जिसको आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं, आत्मनिष्ठ, और दूसरी वो है जिनको वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करें, खुद के बारे में खुद ही बताएं, ऐसी जो भी विधियां हैं उनको आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। जैसे अंतःदर्शन विधि या फिर गाथा वर्णन विधि। यहाँ स्वयं के बारे में अध्ययन किया जाता है। विकास के संदर्भ में मैक्डूगल के द्वारा क्या कहा गया? देखिए, यहाँ विकास के संदर्भ में किसी विशेष मनोवैज्ञानिक के बारे में कहा जा रहा है। बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया। देखिए, यहाँ पर जब कभी भी मैक्डूगल आता है तो मूल प्रवृत्ति आधारित जो व्यवहार है उसका विश्लेषण किया गया। यहाँ मूल प्रवृत्ति शब्द से उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। उत्तर होगा मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार का विश्लेषण करना। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बिन्ने, स्टर्न, स्पीयरमैन या थर्स्टन ने? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का शुरुआत के अंदर जो सूत्र प्रतिपादित हुआ वह स्टर्न के द्वारा दिया गया, लेकिन वर्तमान में जो वास्तविक जो सूत्र है वो टर्मन के द्वारा दिया गया। एम ए बटा सी ए इंटू 100, ये जो सूत्र है ये टर्मन के द्वारा दिया गया और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग में इसी सूत्र को लिया जाता है। किसको ज्ञात करने के लिए? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए, जो कि इस ऑप्शन के अंदर टर्मन नहीं है। अगर ऐसा कभी होता है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, ऑप्शन के अंदर स्टर्न भी है और टर्मन है, आपको उत्तर टर्मन ही देना चाहिए। ऐसा हो चुका है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वो है सामाजिक आर्थिक, जैविक सामाजिक, सामाजिक राजनीतिक, जैविक आर्थिक। देखिए, यहाँ दो कारक बताए गए, यहाँ जैविक और दूसरा सामाजिक। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आनुवांशिक तथा वातावरणीय कारक। तो इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, एक कैसा है जैविक है और दूसरा सामाजिक वातावरणीय कारक हैं। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। ऐसा कौन सा घटक है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? बड़ा भवन, बुद्धि, परिपक्वता, पोषण।
बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप सभी के, क्योंकि इसमें देखिए 3 ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं और एक बिल्कुल सा अलग है। जैसे ये है बड़ा भवन, भवन चाहे बड़ा हो या छोटा हो वो बाल विकास को प्रेरित नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि है, परिपक्वता है, पोषण है, इस सभी का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? बाल विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रेरित करने वाला या फिर हम कह सकते हैं प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। बच्चों का स्वभाव होता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, पिता के अनुकूल, माता के अनुकूल, दोनों के अनुकूल या अपने मित्रों के अनुकूल। बच्चे होते हैं उनका स्वभाव हमेशा माता और पिता दोनों के अनुकूल होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोनों के अनुकूल। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। बाल विकास की दृष्टि से देखिए यहाँ पर प्रश्न अगर ऐसा आता है कि माता पिता की दृष्टि से, यहाँ पर ऐसा अगर प्रश्न आ जाए माता पिता की दृष्टि से समस्यात्मक काल कौन सा होता है, उस समय माता पिता को खूब सारी टेंशन रहती है, तो वो बाल्य अवस्था काल है। लेकिन बाल विकास की दृष्टि से अगर पूछा जाए सर्वाधिक समस्या का काल कौन सा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा कौन सा? शैशव अवस्था। बाल विकास की, टोटल विकास की दृष्टि से ये समस्या का काल माना जाता है, लेकिन जीवन का ये आधार है और किशोरावस्था को कठिन काल माना जाता है। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है 6 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 8 इसी में ही उत्तर है। यहाँ 20 वर्ष और फिर ये आ गया 10 वर्ष, ये दोनों ऑप्शन तो इसको हम हटा भी सकते हैं। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, 6 वर्ष की आयु में दाएं और बाएं का ज्ञान हो जाता है। तो 3 और डैश 3, दायां और बायां याद रखना, 3 और 3 6। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे? तर्क से है, विवेक से है, ज्ञान से है या बुद्धि से है? देखिए कंफ्यूज करने का ही प्रश्न है, बाकी इस प्रश्न कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उलझन भरा प्रश्न जरूरी है। तर्क से हैं, विवेक से हैं, ज्ञान से हैं या बुद्धि से? बुद्धि लब्धि का संबंध हमेशा किससे होता है? बुद्धि से होता है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जेम्स ड्रेवर ने, स्किनर ने, कोल्ट लेविन ने, उपयुक्त सभी ने। यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है भग्नाशा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत भिन्नता या समायोजन। देखिए यहाँ पहले से एक शब्द आ चुका है असमानताएं। असमानताओं का मतलब भिन्नता होगी। असमानता मतलब क्या है? भिन्नता। देखिए बड़ी आसानी से समझना है आपको, तो व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्नता। मनोविज्ञान है, आरटेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। विधायक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या फिर शुद्ध विज्ञान है। देखिए मैंने पहले ही दूसरा ऑप्शन पहले बोल दिया, क्योंकि इतनी बार ये सारी चीज़ें पढ़ी भी होती हैं कि मनोविज्ञान है, ऐसा प्रश्न आते सीधा दिमाग में आता है कि ये विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी जो भी पाठ्यक्रम है वो सभी लगभग किस पर आधारित हैं? प्रयोग पर आधारित हैं। मूल प्रवृत्तियां एवं जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं। एक जाति के प्राणियों में एक सी होती, ये कथन किसका है? झा का है, भाटिया का है, वैलेंटाइन का है या जेम्स का है? देखिए ये कथन किसका है? ये कथन भाटिया का है। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के कुल 8 नियम प्रतिपादित किए। 3 नियम मुख्य हैं प्लस 5 नियम जो हैं ये गौण नियम हैं और कुल हो जाते हैं बराबर कितने? 8 नियम प्रतिपादित
किए गए। इसमें परिणाम का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये 3 तो मुख्य नियम हैं। परिणाम यानी प्रभाव का नियम और सादृश्यकरण का नियम, ये कैसा नियम है? ये गौण का नियम है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। सीखना प्रभावित होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सीखना प्रभावित होता है। बुद्धि, आत्मा, मन, प्रेरणा। सबसे ज़्यादा सीखना प्रभावित किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रेरणा से होता है। देखिए आप भी तब सीख रहे हो जब आपके अंदर अभी प्रेरणा है। मोटिवेशन जितना ज़्यादा है उतना ही आप सीखते हो। इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया जाए और उनको ये बताया जाए कि बस आपकी परीक्षा होने वाली है, आप तैयारी करिए। इससे प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अधिगम हमेशा अच्छा तरीके से तब होता है जब विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कैसा हो? कठिन होना चाहिए। विषय सामग्री हमेशा सरल से कठिन होने पर ही सीखना कैसा होता है? सीखना रुचिकर होता है। सीखने के प्रकार हैं संवेगात्मक, गामक, ज्ञानात्मक, उपयुक्त, सभी। देखिए सीखने के प्रकार में पहले भी ऐसे कई बार प्रश्न आ चुके हैं। रीट 2015 लेवल फर्स्ट में इसी तरह का एक प्रश्न पूछा जा चुका है। सीखने के अधिगम के उसमें प्रकार से संबंधित पूछा था, बोधात्मक से संबंधित। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना था कि शब्दों का ही केवल अंतर है। संवेगात्मक की जगह लिख सकते हैं भावात्मक, गामक की जगह लिख सकते हैं क्रियात्मक। इस तरह से शब्दों का ही अंतर है। ज्ञानात्मक की जगह संज्ञानात्मक भी लिखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त, सभी। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। ये नियम किससे संबंधित हैं? आत्मीकरण के नियम से, परिणाम के नियम से, अभ्यास के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से। देखिए इसको अभ्यास के नियम से पढ़िएगा। आत्मसात करना, सीधा सीधा इसका अर्थ है उसको क्या करना है? आत्मीकरण करना है। आत्मसात करना का मतलब उसे आत्मीकरण करना है। सीखने को प्रभावित करता है। सीखने को कौन प्रभावित करता है? कक्षा का प्रशासनिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण। ध्यान रहे, सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावित तब होता है जब कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेरणा जो शब्द हैं, ये शब्द किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा। ये मनोविज्ञान से संबंधित है। कक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, सामाजिक अच्छी है, आर्थिक भी अच्छी है, लेकिन इनसे सीखना प्रभावित नहीं हो सकता। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। किसने कहा था? ब्लेयर ने, झा ने, मैलिन ने, स्टाउट ने। तो बार बार इसको देखिएगा और कोशिश ये करो कि ऐसी चीज़ें आपको याद हो जाए। इसका सही उत्तर मैलिन है। प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ ध्यान से समझना। उद्दीपन, प्रेरक, चालक, उपयुक्त, सभी। अभिप्रेरणा, यहाँ प्रेरणा शब्द से तात्पर्य आप समझ लेना। प्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा। उसके स्रोत कौन कौन से हैं? उद्दीपक होगा, ये किसी प्रेरित करेगा। प्रेरक जो होते हैं मोटिव, और दूसरा चालक। चालक किसको कहते हैं? चालक का मतलब प्रनोद कहे, अंतर्नोद को भी कह सकते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये सब चालक हैं। ये सब चालक हैं। उद्दीपक क्या हो सकता है? भूख के लिए उद्दीपक भोजन होगा, भोजन उद्दीपक होगा। और जब चालक सक्रिय हो जाता है तब प्रेरक भी एक्टिव हो जाते हैं। उपयुक्त, सभी। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, आत्मकथा द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अवलोकन द्वारा। देखिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए
और सेगमंड फ्रायड से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, अचेतन मन का अध्ययन हमेशा मनोविश्लेषण विधियों द्वारा ही किया जाता है और अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषणात्मक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इस विषय के जो जानकार होते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। व्यक्तिगत मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचना प्राप्त करने की विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि, निर्धारण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या फिर अवलोकन विधि। देखिए यहाँ पर व्यक्ति के संपूर्ण जब उसके जीवन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको प्राप्त करने की विधि है तो व्यक्ति इतिहास विधि है, केस स्टडी मेथड है, केस स्टडी मेथड। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वो किस प्रकार का साक्षात्कार है? उपचारात्मक, परामर्श, सूचनात्मक या निदानात्मक। सूचनाएं प्राप्त करना मतलब कारणों को जानना है। देखिए यहाँ पर उसके किसी भी व्यवहार से संबंधित अगर कहीं पर भी सूचनाओं को प्राप्त की जाती हैं तो यहाँ निदानात्मक परीक्षण हो रहा है, उपचारात्मक नहीं है। परामर्श सलाह देना है। सूचनात्मक साक्षात्कार के अंदर सूचनाओं को भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूचनात्मक साक्षात्कार के साथ साथ महत्वपूर्ण रहता है साक्षात्कार के प्रकार निदानात्मक और दूसरा उपचारात्मक। तो साक्षात्कार के अंदर ये प्रकार निदानात्मक और उपचारात्मक। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? आकांक्षा स्तर, आदत की विवशता, मद व्यसन, क्रोध। सही उत्तर है इसका क्रोध। यह अर्जित प्रेरक नहीं है, अर्जित प्रेरक नहीं माना गया इसको। बाकी आकांक्षा स्तर अलग हो सकता है, आदत की विवशता है, मद व्यसन है, ये अर्जित प्रेरक है। अभिप्रेरण से संबंधित व्यवहार का लक्षण कौन सा है? उत्सुकता, कुसमायोजन, भ्रांति, दिवा स्वप्न। जब व्यक्ति अभिप्रेरित है तो उसके व्यवहार का लक्षण होगा उत्सुकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? नाइट का, रॉस का, रेकस का या सोरेनसन का? तो इसका सही उत्तर होगा रॉस का। ये कथन है। सीखने के समय कभी कभी पठार की स्थिति आ जाती है जिसमें इस प्रकार का एक चित्र बनता है, ये पठार होता है। प्रयास करने के बावजूद अधिगम की मात्रा में कोई अंतर ना हो तब स्थिति कैसी होती है? तब स्थिति उसे कहते हैं पठार कहते हैं। किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, उनकी मांगों की पूर्ति, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, संवेगों का दमन। यहाँ ध्यान रहे विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम का आयोजन किया जाना चाहिए। विकास से अभिप्राय है जीवन पर्यंत संभव है, वातावरण से संबंधित है, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन है, उपयुक्त सभी हैं। विकास में सभी शामिल है, जीवन पर्यंत है, वातावरण से संबंधित हैं, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन है, उपयुक्त सभी सही हैं। वृद्धि से अभिप्राय है निश्चित आयु के पश्चात रुकना, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी। वृद्धि से तात्पर्य उपयुक्त सभी है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं जब भी मिले उसको अवश्य याद करें। रॉस का है, वैलेंटिन का है, एलिस क्रो का है या वुडवर्थ का है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन वुडवर्थ का है। बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं प्रखर बुद्धि के, मंद बुद्धि के,
औसत बुद्धि के उपयुक्त सभी। हाँ, बालक का बुद्धिलब्धि के आधार पर वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण किसके द्वारा किया गया? टर्मन के द्वारा किया गया। टर्मन का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, उपयुक्त सभी सही हैं। अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक हैं अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन में थकान, अध्ययन में एकाग्रता, उपयुक्त सभी। देखिए, अध्ययन को कौन प्रभावित कर सकता है? यहाँ उद्देश्य, थकान, एकाग्रता या फिर उपयुक्त सभी। तो अध्ययन सभी से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सीखने वालों के लिए ये जानना आवश्यक है कि वो क्या स्मरण रखें, क्या भुला दें। ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। ऑक्टन, क्रो एंड क्रो, स्टर्ट, कोलसनिक। क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें, ये कथन क्रो एवं क्रो का है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पुरी एवं कश्यप का है, HR भाटिया का है, उपयोग सभी का है। उपयोग सभी का तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसका सही आंसर है क्रो एवं क्रो। कॉल सी गैरिसन ने किस प्रकार ने किस विधि का अध्ययन किया था? प्रयोगात्मक विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या क्षैतिज विधि? सही उत्तर होगा कॉल सी गैरिसन। जब भी शब्द आता है समझ लीजिए कौन सी विधि है? लंबात्मक विधि। दिव्या स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? सबसे ज़्यादा दिव्या स्वप्न कौन सी अवस्था में देखते हैं? किशोरावस्था में। द्विखंड के सिद्धांत का श्रेय जाता है स्टन को, थर्स्टन को, स्पीयरमैन को या थॉर्नडाई को? ये किसके खंड बताए हैं? इसमें समझ लीजिएगा बुद्धि के। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत या फिर त्रिखंड सिद्धांत। यहाँ पर द्विखंड और त्रिखंड जब भी आता है उत्तर स्पीयरमैन ही दीजिएगा। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, फिर उसके बाद समूह कारक सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है जन्मजात प्रवृत्ति, क्रियात्मक प्रवृत्ति, ज्ञानात्मक प्रवृत्ति, संवेगात्मक प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्ति कहा जाता है। इसे जन्मजात प्रवृत्ति कहा जाता है। जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। ये मत किसका है? मैकाइवर एवं मेज, बनियान, फ्रीमैन, गैरट। आज परिभाषाएं मिक्स की हुई हैं, याद रखिएगा मैकाइवर एवं मेज। लॉर्ड कैप्स तथा GTW पैट्रिक ने कौन से खेल का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका मनोरंजन का सिद्धांत। आत्म प्रेरणा रहती है व्यापार में, खेलने में, पढ़ाई में, लड़ने में। सबसे ज़्यादा बालक की या बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो या किशोरावस्था, इनमें सबसे ज़्यादा आत्म प्रेरणा किस में रहती है? खेलने में सबसे ज़्यादा रहती है। शिलर तथा स्पेंस ने खेल सिद्धांत दिया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत।
बड़े व्यक्ति टाई की गांठ बांधना सीखते हैं, यह सीखने का सिद्धांत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, संबंध का सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। देखिए, इस प्रकार के सिद्धांतों को इसमें मिक्स किया जाता है। टाई की गांठ को बांधना यानी कि क्या करना है, बार बार प्रयास करना, फिर गलती करना, फिर वापस क्या करना, प्रयास करना। इसीलिए इसमें उद्दीपन प्रतिक्रिया, सीखने का सिद्धांत, सीखने में से कौन सा सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति संबंधवाद का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसका है, पावलोव का सिद्धांत है। इसमें बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट है। जैसे बंदरिया को नचाना हो, इसके आधार पर सिखाया जाता है। हाथी को बांधने का उदाहरण इसके आधार पर दिया जा सकता है। बच्चे के किसी बिजली के चमकने पर नाचने का हो, इसके आधार पर दिया जा सकता है। लेकिन टाई बांधना एक अभ्यास है, अभ्यास है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। गेस्टोल्टवादी थे जर्मनी, रूस, फ्रांस, चीन। गेस्टोल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समग्र, समग्र या पूर्ण, समग्र या पूर्ण। ये हैं जर्मनी की। एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। ये कथन किसका है, मीड, मैकडूगल, केज एंड शेक तथा हेज। तो ये कथन किसका है, ये कथन मैकडूगल का कथन है। व्यक्तित्व का उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य अवस्था माना है। रेक्स और मन ने, स्टेन तथा कैरोस्की ने, ऑलपोर्ट तथा वॉरेन ने, इनमें से कोई नहीं। उद्दीपन और अनुक्रिया एस और आर की मध्य अवस्था को ही व्यक्तित्व माना है। किसने माना, स्टेनर और कैरोस्की ने। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं साक्षात्कार, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भाव रहते हैं, संक्षिप्त रूप में, स्थूल रूप में, सुषुप्त अवस्था में या फिर जागृत अवस्था के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो भाव रहते हैं वो सुषुप्त अवस्था के अंदर रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। पढ़ना है एक प्रतिक्रिया है, सार्थक प्रतिक्रिया है, सार्थक क्रिया है या फिर सामान्य क्रिया है। देखिए, पढ़ना क्या है, प्रतिक्रिया है, सार्थक प्रतिक्रिया है या सार्थक क्रिया है या सामान्य क्रिया। पढ़ते समय हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, हम क्रिया करते हैं। तो पढ़ना एक सार्थक क्रिया है, पढ़ना एक सार्थक क्रिया जिसे कह सकते हैं। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उद्दीपन और अनु। देखिए, यहाँ पर प्रयोगात्मक नहीं हो सकता, प्रश्नकर्ता में ऐसा नहीं हो, आत्मनिष्ठ अंकन विधि में नहीं होता। मन और शरीर, मन और शरीर, यहाँ पर इसी का ही संबंध हम किससे जोड़ सकते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। मन से होने वाले कोई भी विचार है उसमें प्रतिक्रिया किसके द्वारा दी जाती है, शरीर के द्वारा। यहाँ मन भौतिक विधि। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, क्लर्क और बिर्च, वॉटसन, क्रो एंड क्रो या फिर मैकडूगल। किसके द्वारा कहा गया, ये वॉटसन के द्वारा कहा गया। यह मन परिभाषा किसकी है, ये मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वुडवर्थ, स्किनर, बी एन झा या फिर डेविस।
ये परिभाषा स्किनर की है। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है, वीपी सिंह का है, क्रोगमैन का है या फिर गैसल का है? तो इस तरह से आज के इस टेस्ट पेपर के अंदर आपको कुछ इस तरह की परिभाषाएं ज़्यादा दी गई, कुछ खेल के सिद्धांतों के बारे में आपके सामने डिस्कस किया गया। तो उससे क्या होता है, कुछ नए नए प्रश्न होंगे जिससे आपके पढ़ने में भी थोड़ी रोचकता बनी रहेगी और आपको भी लगेगा कि कुछ नए प्रश्न हमारे को सीखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से नए प्रश्न जो दिए जा रहे हैं, इसको आप धीरे धीरे कोशिश करो कि इसे नोट भी साथ साथ में करते रहो, जिससे क्या होगा कि आपका सीखना रुचिकर हो जाएगा। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, परीक्षा की तिथि पर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है, सहायक हो तो कैसा होगा? सहायक हो तो सकारात्मक होगा। और यहाँ पर सकारात्मक किसमें दिया हुआ है? सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण। कोहलर अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है: अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर के द्वारा सूझ का सिद्धांत या फिर इसे कह सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये किसका है? थॉर्नडाइक का है प्रयास। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी भी कहते हैं, SR थ्योरी भी थॉर्नडाइक की है। अभियोगिता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति को भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ये परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ड्रेवर ने, बिघम महोदय ने, ट्रेक्सलर ने या फिर वॉरेन ने? तो ये परिभाषा बिघम महोदय के द्वारा दी गई। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 रायबर्न का, ऑप्शन 2 बेलार्ड का, ऑप्शन 3 साइमन का और ऑप्शन 4 गैरेट का। देखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर तब दिए जा सकते हैं जब आपके द्वारा परिभाषाएं याद की गई हो। अगर परिभाषाएं याद नहीं की गई हैं तब इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं देखता हूँ फिर इस तरह से जब भी प्रश्न आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, कभी कोई उत्तर और कभी कोई उत्तर देने की कोशिश जरूर करते हो, जिससे आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा ये क्वेश्चन सही हो सकता है। लेकिन जब भी कभी गलत उत्तर दो तो कोशिश ये करो कि उसको सही जरूर किया करो। रायबर्न इसका सही आंसर है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें और प्रयोग सभी। सही आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है। थैंक यू। इसी को आज की टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करें कि रेगुलर जुड़े रहें और मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे से प्रश्न छांट करके लेके आऊं। और अगर परीक्षा की तिथि घोषित होती हैं तो फिर क्लासों को भी मैं शुरू कर दूंगा ताकि आपको क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों साथ साथ में मिलती रहें। धन्यवाद।